नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, एचसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम द्वारा प्रस्तुत अगस्त 2024 मंथ के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी एग्जाम्स के लिए हम लोग क्लेम करते हैं, हमेशा ही 95 से 100% करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपके एग्जाम में आता है। यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये बात प्रूफ होती है। यूपी पुलिस का जो एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है मल्टीपल शिफ्ट में, अगस्त मंथ में री एग्जाम कैंसिल होने के बाद, उसमें आप देखेंगे जितने क्वेश्चंस करंट अफेयर के आए थे, 95 से 100% क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 100%, किसी में 95%, आप हमारे करंट अफेयर को पढ़ करके कर सकते थे। अगस्त मंथ 2024 करंट अफेयर में पहला सेक्शन हमको जो करना है वो एग्रीमेंट सेक्शन। एग्रीमेंट सेक्शन में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि एनएफडीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेटफ्लिक्स के बीच एक समझौता हुआ है। एक कौशल उन्नयन प्रोग्राम द वॉइस बॉक्स लॉन्च किया गया है नेटफ्लिक्स इंडिया के द्वारा, और ये एनएफडीसी ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है। भारत में वॉइस ओवर कलाकारों का कौशल उन्नयन प्रोग्राम। वॉइस ओवर आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इतना भी कंटेंट बन रहा है इंटरनेशनली, सभी लोग देखना चाहते हैं। जैसे साउथ कोरियन मूवीज़ हैं, उसको लोग देखना चाहते हैं। भारत में तो चाहते हैं कि वो हिंदी डब हो, तमिल डब्ड हो, ठीक है, भारतीय भाषाओं में डब्ड हो। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ट्रेन करना चाहता है नेटफ्लिक्स इंडिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है उसको हिंदी में डब किया जा सके। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेटफ्लिक्स इंडिया के बीच ये समझौता हुआ है। इसमें एक स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, किसके लिए? वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, जो वॉइस ओवर करते हैं कंटेंट में। तो वॉइस बॉक्स ये प्रोग्राम का नाम है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर या फिर हेड ऑफिस इनका है मुंबई में। आगे भारत और वियतनाम के बीच समझौता हुआ है नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। गुजरात के लोथल में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है उसके लिए समझौता हुआ है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जब अनाउंस हुआ था तब भी एग्जाम में आया था, आई थिंक 2-3 साल पहले अनाउंस हुआ था, और ये फाइनली बनने जा रहा है गुजरात के लोथल में। भारत और वियतनाम के बीच इसके लिए समझौता हुआ है, इंडिया एंड वियतनाम। नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। जैसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा। एशियाज बिगेस्ट अंडर वाटर मरीन म्यूजियम भी यहाँ पर स्थित होगा। और विश्व का सबसे बड़ा
लाइट हाउस म्यूजियम भी यहाँ पर स्थित होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनेंगे। एग्रीमेंट बिटवीन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच समझौता हुआ है। इसके अंतर्गत एक मैकेनिकल एंड मटेरियल सेंटर जो बनेगा, कहाँ पे, लखनऊ में बनेगा मैकेनिकल एंड मटेरियल सेंटर, M&M सेंटर, और 2 सेंटर्स बनेंगे कानपुर में बनेगा अनमैन्ड एरियल सिस्टम सेंटर और कम्युनिकेशन और जो है कम्युनिकेशन सेक्टर संबंधी एक फैसिलिटी यहाँ पे खुलेगी। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में धीरे धीरे अप्रूव होते जा रहे हैं। जो अप्रूव होते जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अडानी ग्रुप के द्वारा साउथ एशिया की लार्जेस्ट एम्यूनिशन और मिसाइल फैसिलिटी की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? कानपुर नगर में, कुछ मंथ पहले। ये सब आप रिवाइज करते हुए चलेंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखेंगे अगस्त मंथ 2024 में निकोलस मादुरो ये वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट बने हैं। 3rd टर्म, तीसरी बार वेनेजुएला के ये राष्ट्रपति बनकर के आए हैं। वेनेजुएला के बारे में ध्यान रखिएगा, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो है काराकस, और ये साउथ अमेरिकन में जो नॉर्दर्न कंट्री है ये, और कैरेबियन सी इसके पास पड़ता है, कैरेबियन सी। ये सीमा साझा करता है ब्राज़ील से, और कोलंबिया साझा करता है, पनामा साझा करता है, और गुयाना साझा करता है। मिस पेंटोंग टार्न शिनावात्रा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री, अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। मात्र 37 वर्ष की आयु में ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसन को पदभार ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर पदच्युत कर दिया गया है मोरल ग्राउंड्स पर। तो पेंटोंग टार्न शिनावात्रा की नियुक्ति हुई है थाईलैंड की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक बन गए हैं। राहुल नवीन ने संजय कुमार मिश्रा का स्थान ग्रहण किया है। ये एक्टिंग डायरेक्टर तो काफ़ी दिन से थे, नए डायरेक्टर फुल टर्म आ गए हैं राहुल नवीन। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त हैं, यानी कि प्रिंसिपल एडवाइजर इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1962 में। 1962 नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत 1962 में हुई थी। इसका नाम बदला गया था 2020 में। 2020 में इसको नाम दे दिया गया था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि इसका उन्मूलन करना है। उन्मूलन करने का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, एलिमिनेट करना। मॉर्नी मॉर्कल पूर्व दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं मॉर्नी मॉर्कल। ये किस देश से हैं पूछ सकते हैं, तो ये साउथ अफ्रीका से रहे हैं फास्ट बॉलर। उसके बाद तेजस्वी गहलोत राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अदर स्टेट वाले लोग इसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। राजस्थान से लोग देख रहे हैं वो इसको देखिए एक बार। रजत शर्मा इंडिया टीवी के चेयरपर्सन, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अविनाश पांडे का स्थान इन्होंने लिया है। रजत शर्मा इंडिया टीवी में आप इन्हें देखते हैं आपकी अदालत में। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्षा बनकर के आई हैं। इन्होंने स्थान ग्रहण किया डॉक्टर मनोज सोनी का, जिन्होंने जो है इस्तीफा दिया था कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। तो मनोज सोनी का स्थान ग्रहण किया प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद के तहत इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इनका मतलब यूपीएससी के चेयरपर्सन का। रॉबर्ट जे रावी ये भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बन करके आए हैं। जय शाह BCCI के जो सचिव हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए चेयरपर्सन बने हैं निर्विरोध, और सबसे यंगेस्ट ICC चेयरपर्सन बन गए हैं। ये पहले भारतीय नहीं जो ICC के चेयरपर्सन बने हैं। इससे पहले कौन कौन बन चुके हैं? जगमोहन डालमिया बन चुके हैं, जय शाह बन चुके हैं, शरद पवार, N श्रीनिवासन, शशांक मनोहर, ये सब बन चुके हैं। ICC के नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय एडमिनिस्ट्रेटर ये होंगे, जय शाह। इसके बाद मनोज मित्तल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हैं। मनोज मित्तल। मांडिसा माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस दक्षिण अफ्रीका की मांडिसा माया, इनकी नियुक्ति की है वहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रैमफोसा ने। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना में, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन आर्म्ड फोर्सेस या आर्मी। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। इससे पहले डायरेक्टर जनरल ये बन चुकी हैं हॉस्पिटल सर्विसेज की आर्म्ड फोर्सेस में। इसके बाद सत्य प्रकाश सांगवान पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के शेफ डिमिशन या एम्बेसडर बने हैं। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक दक्षिण कोरिया पर्यटन के महानद एम्बेसडर या ऑनरेरी एम्बेसडर बने हैं साउथ कोरिया टूरिज्म के।
श्री पर्वतनेनी हरीश न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए राजदूत बने। ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। इन न्यूयॉर्क शब्द इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? रुचिरा कंबोज का। रुचिरा कंबोज वहाँ से हट गई हैं। अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क ये बन गए हैं श्री पर्वतनेनी हरीश। तो ये तो हो गया न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। एक और पद होता है इंपॉर्टेंट, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा। तो जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हैं उसमें भारतीय रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो अरिंदम बागची हैं। अरिंदम बागची, ये ध्यान रखिएगा, अरिंदम बागची। अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन में आ जाएंगे हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को मिला था, 2012 के गोल्ड मेडलिस्ट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला है। मानद डॉक्टर ऑफ द साइंसेस या ऑनोरिस कासा की उपाधि किसे मिली है? सुंदर पिचाई को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से सुंदर पिचाई को ऑनररी डॉक्टरेट या डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली है। फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी पुरस्कार किसे मिला अभी हाल में? ये मिला है द्रौपदी मुर्मू को। रातू विलियम अमेवालिली कोटेनीवर, जो इस समय फिजी के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा ये पुरस्कार समर्पित किया गया है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ते पुरस्कार मिला है द्रौपदी मुर्मू को। प्रेसिडेंट ऑफ तिमोर लेस्ते ने पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू को कन्फर किया था। इसके बाद हॉन्स वॉन हेंटिंग पुरस्कार प्रोफेसर के चोकलिंगम को मिला है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं के चोकलिंगम। वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी की तरफ से पुरस्कार इन्हें मिला है। वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी की तरफ से प्रोफेसर के चोकलिंगम। टेम्पल्टन पुरस्कार ये टेम्पल्टन प्राइज की तरफ से मिलता है एएस पुमोलो गोबोडो मडिस्केला को। पुमला गोबोडो मडिस्केला दक्षिण अफ्रीका की एक एक्टिविस्ट हैं, उन्हें पुरस्कार मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2024। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर मोहन डायबिटीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो खुद एक डायबिटीज के डॉक्टर हैं। मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए पुरस्कार दिया गया है। राजस्व श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान प्लैटिनम पुरस्कार स्कॉच ग्रुप के द्वारा मिला है उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को। हाईएस्ट ऑनर इन रेवेन्यू कैटेगरी प्लैटिनम अवार्ड 2024। राज्य कर विभाग को यह पुरस्कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्क्रूटनी नोटिस प्रोजेक्ट के तहत दिया गया है। इसके बाद डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की तरफ से लखनऊ में एक बैठक या गोष्ठी आयोजित की गई थी। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस 9th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एसीपी इंडिया चैप्टर लखनऊ में हुई थी। यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया गया था डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उसके बाद कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ फाउंडेशन की तरफ से उनकी स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए पुरस्कार दिया गया था संजना ठाकुर को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को और पहला विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो के चंद्रयान 3 को ये मिला है। राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार और पहला विज्ञान टीम पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू की तरफ से नेशनल साइंस अवार्ड 2024 ये दिए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गोविंद राजन पद्मनाभन और इसरो की चंद्रयान 3 टीम को। तो ये फर्स्ट एडिशन नेशनल साइंस अवार्ड्स के कुल मिलाकर 33 लोगों को सम्मानित किया गया था 4 कैटेगरीज में, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा विज्ञान और साइंस टीम कैटेगरी में। तो इसमें जो जरूरी वाले हमने आपको बता दिए हैं, सारे 33 नहीं याद करेंगे। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार ये भी अनाउंस किए गए थे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भूविज्ञान पुरस्कार में दिया गया था प्रोफेसर धीरम मोहन बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के एमेरिटस वैज्ञानिक और डॉक्टर आशुतोष पांडे को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर को। तो नेशनल यंग जियोलॉजिस्ट अवार्ड डॉक्टर आशुतोष पांडे और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रोफेसर धीरम मोहन बनर्जी को। 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कार बहुत जरूरी है हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए भी, पीसीएस एग्जाम में तक में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम, मलयालम भाषा में अट्टम द प्ले, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो डिज्नी हॉटस्टार पे आई थी, गुलमोहर, इसमें मनोज बाजपेयी हैं और निर्देशक इसके राहुल वी चिट्टिला हैं, गुलमोहर। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी
फिल्म कन्नड़ भाषा की फिल्म कांतारा के लिए, जो हिंदी भाषा में भी डब हुई थी, अदर भाषाओं में भी बहुत फेमस ये थी, नेटफ्लिक्स पे भी आ चुकी है, कई लोगों ने देखी भी होगी। कांतारा ये कन्नड़ा में बनी थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में 2 लोगों को चुना गया। नित्या मेनन को तिरुचित्रम्बलम नामक फिल्म के लिए तमिल में जो है, और मानसी पारिक को गुजराती फिल्म द कच्छ एक्सप्रेस के लिए। 2 हीरोइनों को, मतलब 2 एक्ट्रेसेस को इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है, मानसी पारिक को और नित्या मेनन को। उनके फिल्मों के नाम भी लिखे हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म आईना या मिरर को निर्देशक सिद्धांत सरीन। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मरमर्स ऑफ द जंगल, जो मराठी में है, सोहिल वैद्य इसके निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मरमर्स ऑफ द जंगल। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म आ कोकोनट ट्री, ये किस भाषा में, ये मूक फिल्म है, म्यूट फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चांडी मीनाचिरी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार चांडी मीनाचिरी को फ्रॉम द शेडोज नामक फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक अरिजीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक वगैरह आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। सर्वश्रेष्ठ गीत फौजा हरियाणवी भाषा में। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज आर बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए, हिंदी भाषा में जो ऊंचाई नामक फिल्म है उसके लिए। और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, इसके लेखक हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धार। ठीक है, इतना यहाँ पे काफ़ी, ये सारी एंट्रीज जो है इसमें देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी ये एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। एग्जाम में आने लायक हैं सारे अवार्ड्स। उसके बाद आ जाएंगे बुक्स एंड ऑथर पर। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, भीम सिंह ने लिखा है, बीजेपी एमपी है। राज्यसभा डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह ने इसको रिलीज किया था। मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, तरुण चुग ने लिखा है, तरुण चुग, इसको रिलीज किया था अमित शाह जी ने। इंपॉर्टेंट डे और डेट्स और थीम देख लेते हैं। 14वां इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को बनाया गया था। फर्स्ट टाइगर डे 2010 मनाया गया था। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। मित्रता दिवस 30 जुलाई को। मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। लीव नो वन बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग 30 जुलाई को। वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये पहली बार 2020 मनाया गया था, 1 अगस्त को मनाते हैं मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा में बम गिराया गया था। ऐसे 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है 7 अगस्त को भारत में। तीसरा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जब ओलंपिक में जीता था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो 7 अगस्त 2021 को हुआ था, उसमें 7 अगस्त 2022 को प्रथम भाला फेंक दिवस मनाया गया था। तब से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है भारत की तरफ से। भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त को, जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पारित किया गया था ग्वालियर टैंक मुंबई से। ये हमारे हिस्ट्री पोर्शन का भी पार्ट है, तो आपको पता होना ही चाहिए। 79th नागासाकी डे 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा नागासाकी जापान में परमाणु बम गिराया गया था। वर्ल्ड लायन डे ये 10 अगस्त को, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। फ्रॉम क्लिक्स टू द प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे, इस बार थीम थी राष्ट्रीय युवा दिवस की। इस बार विश्व हाथी दिवस ये भी 12 अगस्त को होता है। पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रिलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, इस बार थीम थी हाथी दिवस की। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाते हैं। बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल टुडे, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। चौथा विभाजन विभीषिका दिवस या फिर पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया गया था। और पहला कब मनाया गया था? 14 अगस्त 2021 को, 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। 78वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। विकसित भारत इस बार थीम थी, 78वां इंडिपेंडेंस डे। इसके बाद विश्व मानवतावादी दिवस ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी इस बार थीम थी। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को। यह दिवस सर रोनाल्ड रॉस की याद मनाया जाता है, जिन्होंने 1897 में यह खोज की थी कि मनुष्यों में मलेरिया का संचरण मादा मच्छरों से होता है। मादा मच्छर की प्रजाति का नाम प्लीज कमेंट करके बताइए जिससे हमको मलेरिया होता है। सद्भावना दिवस ये 20 अगस्त को होता है। वी सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त टू पे ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी टू स्प्रेड गुडविल। सद्भावना दिवस ये 20 अगस्त को होता है। अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को होता है। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को होता है। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ये भारत में मनाया गया है 23 अगस्त को। टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, ये पहली बार जो है स्पेस दिवस मनाया गया है।
वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे 24 अगस्त को होता है। विश्व जल सप्ताह ये 25 से 29 अगस्त को मनाया गया था। ब्रिजिंग बॉर्डर्स इस बार थीम थी। वुमेन्स इक्वालिटी डे ये 26 अगस्त को होता है। जो 4 डेज बच रहे हैं अगस्त मंथ के, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सितंबर मंथ में साइंस एंड टेक में भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, इसको रूमी 1 नाम दिया गया। इंडिया फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 है। जो प्लेन फैक्ट पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप जो है स्पेस जोन इंडिया ने इसको बनाया है। स्पेस जोन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 फ्रॉम चेन्नई। देन इसके बाद गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ये टर्म चर्चा में आया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ब्रह्मांडीय घटना की विस्मयकारी छवि कैप्चर की है, जिसे ज्वेल्ड रिंग के नाम से जाना जाता है। ज्वेल्ड रिंग को कैप्चर किया है। ये आश्चर्यजनक दृश्य गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का परिणाम है। ये इसको सबसे पहले किसने प्रेडिक्ट किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये प्रेडिक्ट किया था ग्रेविटेशनल लेंसिंग को। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इसका इमेज कैप्चर किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा अभी हाल में। तुर्काना झील अभी चर्चा में थी। अगस्त 2024 में वैज्ञानिकों ने केन्या के दूरस्थ उत्तरी क्षेत्र में तुर्काना झील का एक व्यापक सर्वेक्षण किया है। तुर्काना झील उत्तरी केन्या में स्थित है। केन्या जो कंट्री साउथ मतलब ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, इथोपिया तक फैली हुई है। ये पूर्वी रिफ्ट घाटी में स्थित है। ईस्टर्न रिफ्ट वैली में है तुर्काना झील। और अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रजिस्टर्ड है तुर्काना झील। ये केन्या है और ये है लेक तुर्काना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्दर्न केन्या में लेक तुर्काना, और ये इथोपिया को टच करती है। किसको टच करती है? इथोपिया को ये टच करती है। और ये विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील कह सकते हैं। 4th लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका कह सकते हैं इसको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08। EOS-08 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है SSLV D3 से फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 लॉन्च किया गया है अभी हाल में। इसके बाद लद्दाख में रॉक वार्निश परतों की खोज की गई है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस ने ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाने जाने वाले लद्दाख में रॉक वार्निश परतों में मैग्नेटो फॉसिल्स खोजे। मैग्नोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा सृजित किए गए चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेषों की पहचान की है। रॉक वार्निश मैग्नीज, लोहा और मिट्टी के खनिजों से भरी एक गहरी रंग की प्राकृतिक कोटिंग होती है। रॉक वार्निश में क्या क्या होता है? मैग्नीज होता है, आयरन होता है और माटी के खनिज होते हैं। बहुत शुष्क और ठंडे वातावरण में पाई जाती है, जैसे कि लद्दाख में। ठीक है। प्लानिटरी एंड स्पेस साइंस में प्रकाशित ये खोज बताती है कि रॉक वार्निश के निर्माण में जैविक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कैसे दिखाती हैं कि बहुत अधिक ठंडे वातावरण में भी जीवन पनप सकता है। लद्दाख के अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह जैसी जलवायु परिस्थितियों का अनुभव हुआ था। तो लद्दाख में जो मार्स जैसी कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक मार्स, ये एक्सपीरियंस की गई थी इसमें। तो ये आप देख सकते हैं। तो मतलब सिंपल आपसे जो फैक्ट पूछेंगे एग्जामिनर, वे पूछ सकते हैं कि भारत में कहाँ पर शोध किया गया जहाँ पर मार्स जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस को अनुभव किया गया है। तो कहाँ पे किया गया? लद्दाख में। लद्दाख में अध्ययन के दौरान मार्स जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस को अनुभव किया गया है। टर्की का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह टर्कसैट 6 से लॉन्च किया गया। टर्कसैट 6 से इन्होंने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा था केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा, USA। ठीक है। मिसी एलियट का गीत द रेन सुपा डुपा फ्लाई शुक्र ग्रह पर बीम किया गया था। डीप स्पेस नेटवर्क का प्रयोग करके हिप हॉप आर्टिस्ट मिसी एलियट का जो द रेन सॉन्ग है सुपा डुपा फ्लाई, इसको वीनस में जो है बीम किया गया था 12 जुलाई 2024 को। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ठीक है। तो ये गीत का नाम क्या है? द रेन सुपा डुपा फ्लाई। इसको वीनस में बीम किया गया था या ट्रांसमिट किया गया था कह सकते हैं। लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिड क्रस्ट। स्टडी रिपोर्ट्स कहती हैं कि मार्स के मिड क्रस्ट में, मंगल ग्रह के मिड क्रस्ट में पानी उपस्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह की चट्टानों में मध्य दरारों में यदि पानी निकाला जाए तो 1-2 किलोमीटर गहरे सागर को भरा जा सकता है। ये निष्कर्ष निकाला था इनसाइट लैंडर द्वारा। भूकंपीय डेटा के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला वैज्ञानिकों ने। तो इसमें किस लैंडर का प्रयोग किया गया है मार्स में पानी ढूंढने के लिए? इनसाइट लैंडर का इस्तेमाल किया गया है इसमें। नासा के रोबोट इनसाइट लैंडर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये आप याद रखिएगा सिंपल। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने ये निष्कर्ष या फिर ये स्टडी पब्लिश की है। डिफेंस में बात कर लेते हैं। चौथा वायुसेना अभ्यास होपेक्स इजिप्ट में हुआ था। होपेक्स किसके बीच हुआ था? इंडिया और इजिप्ट की एयर फोर्सेस के द्वारा ये हुआ था होपेक्स। उसके बाद रिम्पैक एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज, रिम ऑफ पैसिफिक, ये रिम्पैक एक्सरसाइज
पर्ल हार्बर अमेरिका में। इसको विश्व की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज बोलते हैं, रिम ऑफ पैसिफिक। और इसमें भारत की तरफ से कितने पार्टिसिपेट किया था? INS शिवालिक ने भाग लिया था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सरसाइज ऑफ 2024, विश्व की सबसे बड़ी नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक या रिम पैक एक्सरसाइज में। संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास इंटरैक्शन 2024, ये जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में वो था। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने ये किया था। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फ्रॉम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज कंडक्टेड फर्स्ट जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज इंटरैक्शन 24। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, रशिया में। INS तबर ने रूसी नौसेना के जहाज सोब्रा जिटलेनी के साथ इसमें भाग लिया था। तो रशिया और इंडिया की नेवी के बीच एक्सरसाइज हुआ था। भारत की तरफ से MPX में पार्टिसिपेट किया था INS तबर। इसके बाद US मतलब एयरफोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति मलेशिया में हुई थी। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन नौसेना के बीच ये हुआ था, जगह वायुसेना के बीच। एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड एयर फोर्सेस ऑफ मलेशिया के बीच उदार शक्ति अभ्यास हुआ था, उदार शक्ति। इसके बाद उल्ची फ्रीडम मिलिट्री एक्सरसाइज ये हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच, साउथ कोरिया में हुई थी अगस्त में। इंडियन नेवीज फर्स्ट तलवार क्लास शिप त्रिपुट, द फर्स्ट तलवार क्लास शिप ऑफ इंडियन नेवी बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड was launched to Goa. This ship was launched by Goa Governor Shri P.S. Sridharan Pillai. INS त्रिपुट। उसके बाद भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना द्वारा आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का पहला सटीक पैराड्रॉप परीक्षण किया गया था। भीष्म क्यूब का यहाँ पे परीक्षण किया, आरोग्य मैत्री क्यूब का, माफ कीजिएगा। इंडियन एयर फोर्सेस एंड इंडियन आर्मी जॉइंटली कंडक्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रिसीजन पैराड्रॉप टेस्ट ऑफ आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट बाई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस से इसको गिरा करके देखा गया था कि कितना कारगर है ये आरोग्य मैत्री क्यूब। इसके बाद इससे पहले देख लीजिए कि प्रोजेक्ट भीष्म भारत स्वस्थ प्रतियोजना सहयोग हित और मैत्री, ये जो भीष्म प्रोजेक्ट है उसी के अंतर्गत ये क्यूब्स बनाए गए हैं, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स बनाए गए हैं प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया था ओडिशा के तट पर। DRDO द्वारा जो विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB, इसका नाम गौरव है, इसका परीक्षण किया गया था। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। इसके बाद भारतीय पनडुब्बी INS शल्की का कोलंबो दौरा, विजिट ऑफ इंडियन सबमरीन INS शल्की टू कोलंबो। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS शल्की ने 2 से 3 अगस्त तक कोलंबो श्रीलंका की यात्रा की थी। ये एक डीजल विद्युत पनडुब्बी है। जेन टेक्नोलॉजीज लॉन्च 4 न्यू डिफेंस प्रोडक्ट, 4 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे। इसमें कौन कौन से हैं? हॉकाई एक एंटी ड्रोन सिस्टम कैमरा है, बर्बरीक विश्व का सबसे हल्का रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन है, और प्रहस्त एक क्रांतिकारी स्वचालित 4 भुजा वाला रोबोट है। तो प्रहस्त रोबोट है, और बर्बरीक विश्व का सबसे हल्का रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन, और हॉकाई एक एंटी ड्रोन कैमरा सिस्टम है। यही आपसे पूछेंगे, सिंपल। स्थिर स्टैब 640 और रोबस्ट स्टेबलाइज्ड साइट डिजाइंड फॉर प्राइमरली फॉर द आर्मर्ड व्हीकल्स। प्रहस्त रिवोल्यूशनरी ऑटोमेटेड 4 आर्म रोबोट। बारबरिक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिमोट कंट्रोल्ड वीपन स्टेशन, एंड हॉकाई स्टेट ऑफ आर्ट एंटी ड्रोन सिस्टम कैमरा। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। ऑबिचुरीज में आ जाएंगे। अंशुमान गायकवाड़ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कोच, ये नहीं रहे। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की डांसर थी, ये नहीं रही। इनको पद्म भूषण तक मिल चुका है, पद्म विभूषण तक मिल चुका है। वर्ष 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था, 2001 में पद्म भूषण मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके बाद जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन फॉर्मर इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये नहीं रहे। भारतीय पूर्व थल सेनाध्यक्ष राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक, ये नहीं रहे। श्री गिरीश साहनी फॉर्मर डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये नहीं रहे। इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल निभाया था इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस क्लॉट बस्टर मेडिसिन की मेकिंग में। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस क्लॉट बस्टर मेडिसिन बनाने में गिरीश साहनी का इंपॉर्टेंट रोल था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्कीम्स कैंपेन पर। अगस्त मंथ में संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया था। 500 आकांक्षी ब्लॉक और 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, यानी कि लॉन्च्ड टू फोकस ऑन अचीविंग सैचुरेशन इन 12 की सोशल इंडिकेटर्स
and 500 aspiring blocks and 112 aspiring districts। आपको पता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो जनवरी 2018 से चल रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया लास्ट ईयर। तो नेशन वाइड कैंपेन यहाँ पर चलाया गया था जो 12 की सोशल इंडिकेटर्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए सभी जिलों में और ब्लॉकों में। इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी एक साल 2 साल तक ये बहुत रेलिवेंट है, आगे के सभी एग्जाम में इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसके बारे में क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे, तो यूपीएस के बारे में भी जरूरी आप ध्यान रखिएगा कि 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया गया था। और ये योजना न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवारत रहने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत बेसिक पे के 50% के बराबर पेंशन का आश्वासन यानी एश्योरेंस देती है। तो इसमें एश्योरेंस शब्द इंपॉर्टेंट है, इसमें एश्योरेंस या फिर गारंटी की बात की गई है। तो आपसे अगर पूछें कि इसमें कुछ ना कुछ गारंटीकृत अमाउंट स्वीकृत किया गया है तो सही है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन के हकदार होंगे, ये कहा गया है। मतलब किसी भी हाल में अगर 10 वर्ष की सर्विस यहाँ पे दी है किसी भी कर्मचारी ने तो न्यूनतम 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये गारंटी सरकार ने दी, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में गारंटी शब्द नहीं था तो इस वजह से काफ़ी उसका विरोध भी होता रहा था लगातार इंट्रोडक्शन से ही, क्योंकि उसमें गारंटी शब्द नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है गारंटी जोड़ा गया है। और लंपसम जो नहीं मिलता था, लंपसम के बारे में बात की गई थी कि रिटायरमेंट के समय क्या क्या मिलेगा, तो उसको लेकर जो क्लैरिटी नहीं थी अब उसको क्लियर किया गया यूपीएस में। यूपीएस के अंतर्गत रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त भुगतान मिलेगा। ये पूरी की गई हर 6 माह की सेवा के लिए सुपरएनुएशन की तारीख पर कर्मचारी को जो वेतन मतलब जो टीएडीए मिलता था, मासिक परिलब्धियां यानी वेतन प्लस जो डीए का 1/10वां हिस्सा मिलेगा, वो लमसम होगा। इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए। एम्प्लॉयज विल गेट अ लंपसम पेमेंट एट सुपरएनुएशन अलॉन्ग विद ग्रेच्युटी। दिस विल बी 1/10 ऑफ द एम्प्लॉयज मंथली इमॉल्वमेंट्स पे प्लस डीए ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस का जो मंथली इमॉल्वमेंट का 1/10वां हिस्सा जो है हर 6 मंथ जो जोड़ा जाएगा वो जो मिलेगा लमसम के रूप में ग्रेच्युटी के साथ। ठीक है, दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द एश्योर्ड पेंशन अमाउंट। एश्योर्ड पेंशन अमाउंट है वो अलग रहेगी, और अगर ये आप प्राप्त कर लेते हैं लमसम तो पेंशन अमाउंट घटेगी नहीं। ये बात हो गई। ठीक है, और जो पिछली बार काफ़ी यहाँ पे जो चर्चा हुई थी कि एनपीएस में इंडेक्स नहीं किया गया है इन्फ्लेशन को, जबकि यूपीएस के अंतर्गत जो पेंशन मिलेगी वो विल बी इंडेक्स टू इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के अनुसार उसको अनुक्रमित किया जाएगा। इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा पेंशन अमाउंट भी बढ़ सकती है। यूपीएस विल बी इंडेक्स टू इन्फ्लेशन, ये ध्यान रखिएगा। ये सब स्टेटमेंट आपके एग्जाम में बन सकती है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ और जोर दे करके कि यूपीएस विल बी इंडेक्स टू इन्फ्लेशन। यूपीएस के अंतर्गत जो पेंशन राशि मिलेगी वो जो है उसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाएगा सरकार के द्वारा। अब कुछ फैक्ट्स की यूपीएस को लागू कब से होना है। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों पर भी पूर्व व्यापी रूप से लागू हो जाएगी, यानी कि 2004 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं ऑलरेडी इसके लाभ प्राप्ति बन जाएंगे। और जो एनपीएस के लाभार्थी हैं, जो एनपीएस के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, वो यूपीएस में अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने यूपीएस को अडॉप्ट कर लिया तो वापस एनपीएस में नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये यूपीएस के प्रावधान उन एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के लाभार्थियों पर भी लागू होंगे जो पहले से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो एनपीएस के तहत लाभ प्राप्त करना शुरू भी कर चुके हैं वो जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएस को। और 2004 के बाद जिन पर एनपीएस लागू हो रहा था वो यूपीएस का लाभ तो लेंगे ही लेंगे, ये इसमें कहा गया है। ज़्यादातर चीज़ों में इस बार क्लैरिटी रखी गई है। इसके बाद आ जाते हैं जीआरएसी एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, गेन स्कीम। जीआरएसी एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, गेन स्कीम 2024। रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ ने, रक्षा राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्री संजय सिंह ने कहा है कि जीआरएसी एक्सेलरेटेड इनोवेशन इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के लिए। इनिशिएटिव इज लाइन विद मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा जरूरी नहीं है गेन स्कीम, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद राज्य की योजनाओं कार्यक्रम में आ जाएंगे डिजिटल नागरिक और AR/VR कौशल कार्यक्रम। डिजिटल नागरिक और AR/VR कौशल कार्यक्रम ये किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? मेटा के साथ मिलकर के कर्नाटक की सरकार ने, कि मतलब जो नागरिक है वहाँ के वो डिजिटल बने और कम से कम उनको AR/VR स्किल्स की थोड़ी बहुत जानकारी हो। AR/VR का क्या मतलब है? ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी।
तो ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी की स्किल में ट्रेन करने के लिए अपने नागरिकों को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की स्कीम मेटा के साथ मिलकर के, ये अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? कर्नाटक राज्य की सरकार, कर्नाटक। इसके बाद मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना उन गरीब परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है जिनके पास शहरी क्षेत्रों में या तो अपना घर नहीं है या वर्तमान में कच्चे घरों में रहते हैं। 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद सुभद्रा योजना, ये ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें भी विमेन्स को डायरेक्ट बेनिफिट दिए जाने की बात कही गई है। इसमें 21 से 60 वर्ष की महिलाएं प्राप्त हैं, और मतलब ये लाभार्थी हैं, लाभार्थी बनेगी, लाभ को प्राप्त करेंगी। एलिजिबल हैं 21 से 60 वर्ष तक की महिलाएं। प्रत्येक वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपये मिलेंगे, यानी 1 साल में 10,000, 2 किस्तों में 5,000 करके, और 5 साल तक ये राशि मिलेगी। ठीक है, 50,000 रुपये मिलेंगे वुमेन को ओडिशा में 5 वर्षों के लिए, मतलब 5 वर्षों में 50,000, हर साल 10,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश स्थानांतरित हो चुका है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन अभी उपजी है, उससे क्या हुआ है कि 2024 का जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप होना था, इंटरनेशनल विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, तो बांग्लादेश में होना था, अब उसको UAE शिफ्ट कर दिया गया है ICC के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, UAE में होगा अब। इसके बाद विविध या फिर मिसलेनियस देख लेते हैं। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024। इसमें भारत और वियतनाम संयुक्त रूप से 4th पर थे, और भारत ने कितने यहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक। नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। नाम अगर जैसे उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति तो देख लीजिएगा, भव्य तिवार, और ने रजत पदक जीता था उत्तर प्रदेश से इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में। इसके अलावा 65वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड भी हुआ था। गणित ओलंपियाड में इंडिया का स्कोर था 167, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और इसमें 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते थे भारत के प्रतिभागियों ने। ग्रेटर नोएडा से जो कनक तलवार है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये याद रख सकते हैं। एटलीस्ट नंबर ऑफ मेडल जरूर ध्यान रखिएगा दोनों में ही, चाहे मैथ्स ओलंपियाड हो चाहे फिजिक्स ओलंपियाड हो। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन, पुणे महाराष्ट्र की डायना पुंडले ने चेन्नई में MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में सैलून कार श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है। सैलून कार कौन सी होती है? जो नॉर्मल कार जो भारत में दिखती है, मतलब खुली छत वाली कार नहीं, बंद छत वाली कार, उनको सैलून कार कहा जाता है। होस्ट कंट्री फॉर द ओलंपिक 2034 एंड पैरालंपिक गेम, 24 जुलाई 2024 को 142वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन हुआ था पेरिस फ्रांस में, इसमें कहा गया कि सॉल्ट लेक सिटी जो US स्टेट ऑफ यूटा में है, सॉल्ट लेक सिटी इन द US स्टेट ऑफ यूटा, उसको सिलेक्ट किया गया 2034 ओलंपिक के और पैरालंपिक विंटर गेम्स के होस्ट के रूप में। 2034 ओलंपिक और पैरालंपिक विंटर गेम्स कहाँ पे होंगे? यूटा में होंगे, यूटा में, सॉल्ट लेक सिटी US स्टेट ऑफ यूटा में। यूटा भी कहते हैं, ऊटा भी कह सकते हैं, जो आप ध्यान रखें, UTAH जो है स्पेलिंग है। इंडियन फ्लैग बीरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंडिया एट पैरालंपिक, पेरिस पैरालंपिक जो शुरू हो चुके हैं, इसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो है ये फ्लैग बीरर चुने गए हैं भारतीय दल के। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन की अगर बात करें तो 33वां संस्करण ये था। आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस, शुभंकर फ्रीज था, फ्रीजियन टोपी, स्लोगन गेम्स वाइड ओपन था। भारत की ओर से 117 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। भारत ने कितने स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में भाग लिया था? भारत ने कुल मिलाकर भाग लिया था 16 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में, यानी 16 खेलों में भाग लिया था भारत ने। इसमें 70 मेन और 47 वीमेन थे, और सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट किसके लिए गया था? एथलेटिक्स के लिए, 29 लोग इसमें गए थे। बिगेस्ट कॉन्टिजेंट था एथलेटिक्स के लिए। भारत की ओर से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थी PV सिंधु, और भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचिंता शरद कमल थे, और क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ध्वजवाहक रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी ने 27 जुलाई को पेरिस ओलंपिक के दौरान इंडिया हाउस का उद्घाटन किया था। भारत का पहला कंट्री हाउस यहाँ पे उद्घाटन इसका हुआ था। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 2 कुल ब्रॉन्ज जीते हैं, और पहली ऐसी भारतीय एथलीट बन गई हैं जिन्होंने भारत के लिए एक ही ओलंपिक सेशन में, मतलब एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीते हों, कोई भी, चाहे ब्रॉन्ज हो चाहे कोई। ओलंपिक के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं, महिला पुरुष दोनों में। अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। तो कुल मिलाकर हमारे कितने मेडल आए हैं? भारत के कुल मिलाकर 6 मेडल आए हैं, जिसमें 5 यहाँ पे ब्रॉन्ज हैं और 1 यहाँ पे सिल्वर है, नीरज चोपड़ा ने जो जीता था। नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो किया था यहाँ पर? 89.45 मीटर का, ठीक है।
इंडिया की रैंक कितनी रही थी मेडल टैली में? 71 रैंक रही थी भारत की, 6 पदकों के साथ 71 रैंक। और पदक तालिका में शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। यूएस यहाँ पे टॉप पर, यूएस ने लगातार चौथी बार पदक तालिका में शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड बनाया, 40 स्वर्ण यहाँ पर और 126 मेडल कुल मिलाकर यूएस के। फिर चाइना यहाँ पे 91 मेडल कुल मिलाकर के, 40 स्वर्ण इनके भी। जापान यहाँ पर 45 मेडल के साथ थर्ड पर रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुए, जैसे विनेश फोगाट लगभग सिल्वर जीत गई थी 50 किलोग्राम वर्ग में, लेकिन 100 ग्राम अधिक होने के कारण फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज कुछ भी इन्हें नहीं मिल पाया। बेलारूस से इवान लिटविनोविच पेरिस ओलंपिक 2024 में न्यूट्रल प्लेयर के रूप में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। मतलब न्यूट्रल प्लेयर का मतलब है कि जो ओलंपिक मेडल है ये किसका माना जाएगा? इवान लिटविनोविच का। ये बेलारूस के प्लेयर नहीं कहलाएंगे। 15 रूसी और 17 बेलारूसी एथलीटों ने न्यूट्रल बैनर के तले पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अब कैमरून की बॉक्सर सिंडी नांगबा पेरिस ओलंपिक में 75 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीती थी। सिंडी नांगबा पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली रिफ्यूजी यानी शरणार्थी टीम की खिलाड़ी बनी थी। रिफ्यूजी टीम से इन्होंने जीता था, कैमरून की बॉक्सर सिंडी नांगबा ने। तो ये कुछ इवेंट ध्यान रखे जा सकते हैं। भारतीय पदक विजेताओं के बारे में आपने लगातार पढ़ा है। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले और अमन सहरावत, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में, और कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। मेंस हॉकी टीम की अगर हम बात करें तो जर्मनी से सेमीफाइनल में हार गए थे, तो सिल्वर नहीं जीत पाए। तो जर्मनी से हारे थे सेमीफाइनल में, ये ध्यान रखिएगा, सेमी में। और जीते किससे थे ब्रॉन्ज के लिए? स्पेन से जीते थे, स्पेन से जीते, स्पेन की टीम से, और ब्रॉन्ज जीता, ये ध्यान रख सकते हैं। और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। तो गोल्ड किसने जीता था इनके इवेंट में? अरशद नदीम ने जीता था पाकिस्तान से। अरशद नदीम, जो पाकिस्तान का एकमात्र गोल्ड मेडल जो जीता गया था, अरशद नदीम ने जीता था। और इन्होंने थ्रो किया था 92.97 मीटर्स का, ये थ्रो किया था अरशद नदीम ने, और ये गोल्ड जीता था इन्होंने नीरज चोपड़ा वाले इवेंट में। तो इतना जानकारी यहाँ पे काफ़ी है, आप चाहें तो ये सारी जानकारी एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी इवेंट है, ये वाला और नेशनल अवार्ड, तो आपके एग्जाम के लिए दो बहुत ज़रूरी है इस पूरे वीडियो में से, इसको जरूर दोहरा लीजिएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम ये हुआ था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पहला कार्यक्रम हुआ था बीकानेर राजस्थान में। पहला कार्यक्रम 9 मार्च 2024 को हुआ था राजस्थान में, दूसरा कार्यक्रम हुआ था जो है 16 जुलाई को 2024 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था। इसके बाद समुद्री सुरक्षा सहयोग पर छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 6th ईस्ट एशिया समिट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन मुंबई में हुआ था। विदेश मंत्रालय भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया द्वारा आयोजित समुद्री सुरक्षा सहयोग पर छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 4 से 5 जुलाई 2024 को मुंबई में। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 से दिल्ली में हुई थी। विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से इसको आयोजित किया था। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 6 अगस्त 2024 को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, चाइना इसमें नहीं है, ध्यान रखना है। तो बिम्स्टेक का आयोजन जो है किया था भारत के विदेश मंत्रालय ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर के, ये ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसकी मेज़बानी किसने की? भारत के विदेश मंत्री जी ने, या भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी मेज़बानी की थी। 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कजान रशिया में हुआ था। रूस की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के लिए ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक का आयोजन रशिया में हुआ था। और भारत की तरफ से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने इसमें भाग लिया था। एविएशन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ऑफ गतिशक्ति विश्वविद्यालय, एयरबस के सहयोग से गतिशक्ति यूनिवर्सिटी ने 5 से 7 अगस्त को नई दिल्ली में एशिया परिवहन विकास संस्थान में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CSIR AMPRI भोपाल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस का द इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च इन हिंदी लैंग्वेज। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो जापान में हुई थी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक
टोक्यो जापान में। ग्लोबल वाटर टेक समिट ये न्यू दिल्ली में हुई थी। समिट में केंद्रीय जल आयोग यानी सेंट्रल वाटर कमीशन को वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा जो है ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा ने पुरस्कार केंद्रीय जल आयोग की तरफ से प्राप्त किया था। ये समिट हुई थी न्यू दिल्ली में। इसके बाद विश्व शिक्षा सम्मेलन वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 ये अबू धाबी में हुई थी, यूएई में वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। मेला व महोत्सव तो मितामा मात्सुरी उत्सव ये जापान में हुआ था। टोक्यो का सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन त्यौहार मितामा मात्सुरी उत्सव का आयोजन हुआ था जुलाई 2024 में। ठीक है। हरेला फेस्टिवल ये होता है कुमाऊं रीजन में, उत्तराखंड में। हरेला शब्द का होता है हरियाली का दिन। उत्तराखंड में इस पर्व को भगवान शिव और सावन से जोड़ करके देखा जाता है। ये हिंदू महीने श्रावण के पहले दिन मनाया जाता है उत्तराखंड में, कुमाऊं रीजन में। उसके बाद खारची पूजा ये अगरतला में होती है, अगरतला में मनाया जाता है। इस दिन त्रिपुरा के लोग 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं खारची पूजा के दिन। रैंक्स रिपोर्ट्स में देख लेते हैं। ग्लोबल जनरेटिव AI इनोवेशन रैंकिंग, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा ग्लोबल जनरेटिव AI इनोवेशन रैंकिंग जारी की गई है। इसमें ये कहा गया है कि भारत की रैंक इसमें 5वीं है। इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड्स जनरेटिव AI पेटेंट्स। इंडिया की रैंक 5वीं है 1350 पेटेंट्स के साथ। इसके बाद अच्छा टॉप पर इसमें चाइना है, सेकंड पर US है, थर्ड पर साउथ कोरिया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से आती है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लिवेबल सबसे मोस्ट सिटी है। सूचकांक में सबसे लिवेबल सिटी वियना को कहा गया ऑस्ट्रिया में, फिर कोपेनहेगन को डेनमार्क में, फिर ज्यूरिक को स्विट्जरलैंड में। सबसे रहने योग्य खराब शहर है 173 नंबर पर दमिश्क, ये दमस्कस सीरिया में। ठीक है। और विश्व के महानतम स्थानों की सूची आई टाइम्स पत्रिका में। मनम चॉकलेट हैदराबाद, ये भारत के शीर्ष 3 घूमने के स्थान जो टाइम्स सूची में शामिल किए गए। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस, तो इसमें है मनम चॉकलेट हैदराबाद में, नार हिमाचल प्रदेश में, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई में। 3 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया में 3 प्लेसेस को नाम दिया गया है। नेम्स ऑफ 2 प्लेसेस टू स्टे इन द वर्ल्ड इंक्लूडेड इन द लिस्ट, ये मॉडर्न एल्डर एकेडमी और वाइट डेजर्ट अंटार्कटिका। नेम्स ऑफ 3 प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड, मोई कल्चरल लैंड्स लहानिया हवाई, काम्बा अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं। तो भारतीय प्लेसेस के नाम जरूर देखिएगा। मनम चॉकलेट हैदराबाद, नार और म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई। विश्व की शीर्ष 10 कोयला खदानों की सूची आई वर्ल्ड एटलस.com की तरफ से। ब्लैक थंडर माइन अमेरिका की इसमें टॉप पर है। गेवरा माइन छत्तीसगढ़ में ये टॉप पर रखी गई है, मतलब सेकंड पर रखी गई है। नॉर्थ एंटेलोप रॉशल माइन अमेरिका से और कुसमुंडा खदान छत्तीसगढ़ से ये 4th पर रखी गई है। लिस्ट ऑफ टॉप 10 कोल माइंस ऑफ द वर्ल्ड एटलस.com की तरफ से। इसमें शीर्ष 4 में 2 भारतीय माइन है, गेवरा माइन छत्तीसगढ़ इंडिया से और 4th ये कुसमुंडा माइन छत्तीसगढ़ से। उसके बाद देश निष्कासितों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची इंटरनेशंस की तरफ से रिपोर्ट आई है। वियतनाम इसमें टॉप पर है, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया और 6th पर है यहाँ पर भारत, 6th पर भारत। पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 कंपनियों की सूची जारी की थी टाइम मैगजीन और डेटा कंपनी स्टैटिस्टिका ने। तो इसमें जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक है फ्रांस का, ये पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की शीर्ष कंपनी है। फिर NEC कॉर्पोरेशन जापान, फिर मोनक्लेयर इटली। भारत की कंपनीज की बात करें तो 111वें नंबर पर है टेक महिंद्रा, 174वें पर विप्रो और 184वें पर महिंद्रा। इसके बाद IIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU टॉप पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2nd पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 3rd पर, जामिया मिलिया इस्लामिया 4th पर और 5th पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU। तो ये टॉप 5 हैं। ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 की बात करें तो ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कहा गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। अमूल को 100 में से 91 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर के साथ AA+ की रेटिंग इसको मिली है, AA+, मतलब AAA+ की, और विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड है अमूल।
फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट के अनुसार फूड एंड ड्रिंक्स में अमूल दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है। उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का पहला व्यापक सर्वेक्षण जो है शुरू कर दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और दिबांग वैली में उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों का अपना पहला सर्वेक्षण यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शुरू किया है। यह सर्वेक्षण जो है एनडीएमए द्वारा देश की सभी ग्लेशियर झीलों का मानचित्रण करने और पूर्व चेतावनी सेंसर और अन्य शमन उपायों को वहाँ पर इंस्टॉल करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए किया गया है कि किस तरीके से ऐसे ग्लेशियर लेक्स में हम लोग कोई ऐसे सेंसर लगा सकते हैं जिससे हमको फोरकास्ट मिल जाए किसी भी हताहत का, लगा सकते हैं कि नहीं, इसकी व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। ठीक है, टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सेंसर एंड अदर मिटिगेशन मेजर्स बट विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड गिवन इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो एनडीएमए ने सारे ग्लेशियर लेक्स में ये करने की शुरुआत की है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? तवांग और दिबांग वैली में अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स ये शुरू हो गया है। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। 11 जुलाई 2024 को अर्थक्वेक जो 7.0 मैग्नीट्यूड का आया था सुल्तान कुदरात प्रोविंस पर, ये कहाँ पे स्थित है? सुल्तान कुदरात प्रोविंस में 7.0 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था ये कहाँ पे आया था? फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, फिलीपींस। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई 2024 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब एक एनबीएफसी नहीं है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, ये एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन चुकी है 11 जुलाई 2024 से। 90 फुट ऊंची ब्रॉन्ज स्टैचू लॉर्ड हनुमान की, जिसको स्टैचू ऑफ यूनियन यहाँ पे कहा गया है, इसको अनेबल किया गया ह्यूस्टन टेक्सास में। टेक्सास यूएस का एक प्रांत है। श्री अष्ट लक्ष्मी टेम्पल जो ह्यूस्टन में है टेक्सास में, वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनियन, क्योंकि यूनियन यहाँ पे कराया था हनुमान ने सीता का राम से, ऐसा का वो लोग जो है लिख रहे हैं। लॉर्ड हनुमान की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाएगा। 90 फुट ऊंची टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू यूएस में उद्घाटन इसका किया गया है। ये बहुत जरूरी फैक्ट है, आपके एग्जाम में आ सकता है और ज़्यादा लोगों ने बताया भी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार जल्द ही स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कृषि कोष यानी कि एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, इसका नाम एग्री श्योर होगा, इसको शुरू करेगी। तो स्टार्टअप्स और एग्रीप्रेन्योर्स यानी एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 सभी यहाँ पे सही कथन है, कोई भी गलत नहीं है। एग्री श्योर को नाबार्ड हेडक्वार्टर्स मुंबई में लॉन्च किया गया था। एग्री श्योर में कितना फंड होगा? 250 करोड़ रुपए इसको यहाँ पर मिलेंगे नाबार्ड से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से 250 करोड़ रुपए मिलेंगे, अदर इंस्टीट्यूशन से गैदर किए जाएंगे 250 करोड़ रुपए। और टोटल जो इसका जो कॉर्पस होगा, ये फंड कितने मतलब पैसों से बनेगा? 750 करोड़ रुपए से। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछ लेते हैं कोई भी फंड वगैरह क्रिएट होता है तो उसमें कितना यहाँ पे कॉर्पस है? 750 करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाए जाएंगे। डिजाइन टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स। इसके बाद 18 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए क्लाउड पॉलिसी 2024 जारी की है? अभी हाल में क्लाउड पॉलिसी जारी की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, मध्य प्रदेश ए। 8 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया है? निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 10 वर्ष की सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाई जाएगी राजस्थान में। इसमें कह रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट्स को 50% तक कम करेंगे 2030 तक, ये कहा गया है। इसके बाद प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में कौन सा कथन सही है? नेक्सस, RBI ने यहाँ पर एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया है नेक्सस, अ मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू एनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स, यानी क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए यहाँ पे फास्ट पेमेंट सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए ये नेक्सस सिस्टम लाया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा? इनोवेशन हब ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने ये समझौता किया है कि जो फास्ट पेमेंट सिस्टम जो 4 कंट्रीज़ का है, 4 आसियान कंट्रीज़ यानी मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड का, इसको इंडिया से जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर आप UPI से मलेशिया में खरीदारी करना चाहते हैं तो तुरंत पेमेंट कर सकें, वहाँ के नेटिव ऐप को डाउनलोड करने या फिर उसमें रजिस्टर करने की ज़रूरत ना हो। फिलीपींस का नागरिक यहाँ पे भारत में आता है तो खरीदारी कर सके अपने वहाँ के UPI से। तो इस तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है। द 5 कंट्रीज विल बी द फाउंडिंग मेंबर्स एंड फर्स्ट मूवर्स कंट्रीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव ऑन 2026। 2 साल में चालू हो जाने की उम्मीद है। तो इससे जो फास्ट पेमेंट सिस्टम होता है, जैसे हम तुरंत ही पेटीएम से या UPI से कुछ चीज़ खरीद लेते हैं
तो मलेशिया का नागरिक भारत में आकर के, थाईलैंड का नागरिक यहाँ आकर के, या फिर हम सिंगापुर या थाईलैंड में अपने यूपीआई से रिटेल पेमेंट कर सकेंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3 करेक्ट। 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एफएसएसएआई ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल जिसमें ये कहा गया है कि न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी फूड प्रोडक्ट में, कि उसमें टोटल शुगर कितनी है, टोटल सॉल्ट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, उसको बोल्ड लेटर्स में और इंक्रीज्ड फॉन्ट साइज में शो किया जाएगा पैकेज्ड फूड्स के लेबल्स में। जैसे आपको पता है कि आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही पैकेज्ड फूड्स को लेकर के, कि उसमें क्या क्या है, कितना चीनी उसमें है, कितना नमक है, कितना उसमें सैचुरेटेड फैट है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, वो भी बड़े अक्षरों में, इतना नहीं कि इतना छोटा लिख दिया कि लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये अप्रूव कर दिया गया है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ मेड ISI मार्क मैंडेटरी फॉर स्टेनलेस स्टील्स एंड एल्युमिनियम किचन यूटेंसिल्स टू कन्फर्म द नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फ्रॉम 5 जुलाई 2024। BIS ने भी कह दिया कि खाने के बर्तनों में अब उनको ISI मार्किंग लेनी पड़ेगी और सारे जो नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा करने के बाद ये मार्किंग बर्तन पर लगेगी। तो हमारे आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस देश के पुरातत्वविदों ने 4000 वर्ष पुराने मंदिर के खंडहर की खोज की है? रुइंस ऑफ 4000 ईयर ओल्ड टेम्पल, ये कहाँ से खोजा गया है? पेरू के लोम्बोइक्स के जाना डिस्ट्रिक्ट से इसको खोजा गया है। हमारा आंसर उसमें हो जाएगा सी, पेरू। द टेम्पल इज लोकेटेड इन जाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोम्बेक, पेरू। इट इज़ अ रिलीजियस सेरेमोनियल साइट। दिस टेम्पल वॉज बरीड अंडर अ सैंड ड्यून। हरियाणा सरकार ब्रिटेन की सरकार के साथ मिलकर के हरियाणा के किस जिले में फलों और सब्जियों के प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने वाली है? फलों और सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र 2026 तक खुल जाएगा पंचकुला में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे थे। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और 9 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहे थे। ऑस्ट्रिया की यात्रा 41 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, ऐसा ही है। तो तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। आंसर हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो 41 वर्षों में ऑस्ट्रिया की यात्रा इन्होंने की थी और पोलैंड की भी अभी यात्रा हाल में की है। 45 वर्षों में पोलैंड की यात्रा करने वाले यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। लास्ट टाइम पोलैंड मोरारजी देसाई गए थे 45 वर्ष पहले, अभी मोदी जी गए हैं। और ऐसे ही ऑस्ट्रिया में विजिट पे की थी इंदिरा गांधी ने 1983 में, अभी मोदी जी गए हैं करीब 41 वर्षों बाद। तो आंसर इसमें हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी डी यहाँ पे सही है। भारत ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यूएन को कितने रुपए अभी जो है कंट्रीब्यूट किए हैं? इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए हैं $1.16 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, $1.16 मिलियन। राजस्थान मंत्रिमंडल ने विमानन प्रशिक्षण और रखरखाव सेवाओं विकसित करने के लिए एक नीति मंजूर कर दी है। तो इसके तहत एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा इस नीति के तहत, ये सही है। उसके बाद एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था माउंट कांग यात्से सेकंड का एक्सपीडिशन। ठीक है, एनसीसी पर्वतारोहण अभियान दल ने माउंट कांग यात्से सेकंड अभियान को सफलतापूर्वक यहाँ पे पूरा किया था। 2 हॉली स्वरूप दैट इज फिजिकल कॉपीज ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब वर रिटर्न टू इंडियन एम्बेसी बाय द दोहा पुलिस कतर। इंडियन एम्बेसी को कतर ने फिजिकल कॉपीज यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब की लौटाई हैं जो वहाँ पर किसी के द्वारा रखी गई थी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे नन ऑफ द अबव करेक्ट, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। स्वरूप का मतलब होता है फिजिकल कॉपी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान में चयापचय यकृत रोगों को रोकने और इलाज करने के लिए वर्चुअल नोड इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क का शुभारंभ किसने किया था? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेस जो न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिसीजेज नेटवर्क का अनावरण किया था जितेंद्र सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, जितेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉल ऑफ द गेट नामक पुस्तक राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी द्वारा लिखी गई है। करेक्ट। जुलाई 2024 में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हैज रिसीव्ड अ लोन ऑफ $215.6 मिलियन फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड टू फाइनेंस अ लो कार्बन मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स ऑन इन इंडियन एमएसएमईज। ग्रीन क्लाइमेट फंड से लोन मिला है सिडबी को जुलाई 2024 में। सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका साउथ कोरिया में है। ठीक है, साउथ कोरिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद 2 से 9 नवंबर 2024 तक कहाँ पर आयोजित होने वाले पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है।
पैराग्लाइडिंग विश्व कप कहाँ पे होना है? हिमाचल प्रदेश में होना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग विश्व कप होना है। कब होगा ये? 2 से 9 नवंबर 2024 को होना है। इसके बाद भारत के किस शहर की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है, पैरा स्विमर। जिया राय मुंबई से हैं, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है 25 मिनट 17 घंटे में, 17 घंटे 25 मिनट में। और इनको जो बीमारी है ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये है मुंबई से जिया राय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से। यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट टू क्रॉस इंग्लिश चैनल एज अ पैरा स्विमर। 31 जुलाई 2024 को निम्न में से किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? वाइस चेयर मिली है इंडिया को, वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल इंडिया को, और यूएस अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल। ये 2 साल के लिए टर्म में रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक के बारे में क्या सही है? 30 जुलाई 2024 को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पारित किया गया था, ये सही है। इसके तहत क्या किया गया है कि सजा बढ़ाई गई है। जो भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन करेंगे उनको ज़्यादा सजा मिलेगी। मैक्सिमम पनिशमेंट जो पहले थी 10 साल और फाइन अप टू 50,000, अब उसको कर दिया गया है 3 से 10 साल तक का पनिशमेंट यहाँ पे कर दिया गया है फॉर इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन्स इन द स्टेट। मोरओवर पनिशमेंट फॉर 7 to 14 ईयर्स फॉर मास रिलीजियस कन्वर्सन एंड रिलीजियस कन्वर्सन विद फॉरेन मनी। 7 से 14 साल तक की सजा यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ए यहाँ पे सही है, सभी कथन सही हैं। इफ अ पर्सन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज थ्रेटेंड फॉर रिलीजियस कन्वर्सन, फोर्स इज यूज्ड और मैरिज और प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज मेड फॉर रिलीजियस कन्वर्सन, पनिशमेंट विल बी 20 ईयर्स अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फ्रॉम 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 5 अगस्त 2024 को श्रावण मास के तीसरे सोमवार को किस शहर में 1500 डमरू वादकों ने एक साथ वादन करके नया रिकॉर्ड बनाया था? उज्जैन में रिकॉर्ड बनाया गया था, 1500 लोगों ने एक साथ डमरू प्ले किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। न्यूयॉर्क में 488 डमरू वादकों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित की जाएगी, यानी कि इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेटअप की जाएगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, ये सही है। इसके बाद है कि 4 अगस्त 2024 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मान ऐप। ये लॉन्च किए गए हैं जो नए कानून आए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉस, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कहाँ इसको लॉन्च किया गया था? चंडीगढ़ में, सही। लूनर क्रेटर इज नाउ नेम्ड लामू इन द ऑनर ऑफ लामू पासांग शेरपा, द फर्स्ट नेपाली विमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट, तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी यहाँ पे सही है। According to Embassy of Nepal in Washington, D.C., the International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature has approved the naming of the crater as the Lamu crater, Lamu lunar crater, जो है अब नाम दे दिया गया है फर्स्ट नेपाली वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट, लामू पसांग शेरपा के नाम पर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। इसके बाद 25 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरईसी लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर आरईसी मुख्यालय में राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इसके बाद आ जाएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाई, सड़क, रेलवे, जलमार्ग जैसे विभिन्न परिवहन साधनों के माध्यम से जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए अंग परिवहन मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देश जारी किए हैं, यानी कि ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ये सही है। 9 अगस्त 2024 को मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फॉर द ईयर 2024-2028, यानी कि 2024-25 से लेकर 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को आगे बढ़ा दिया गया है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जो अप्रूव किया गया है, इसमें कहा गया है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज को अब असिस्टेंस दिया जाएगा थ्रू स्टेट्स यूटीज प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड परचेसिंग और रेंटिंग हाउसेज इन अर्बन एरियाज अब ओवर 5 ईयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, नागालैंड।
गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है और डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन। 5 अगस्त 2024 को किसके द्वारा साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया था? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया था डॉक्टर रेखा शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 16 अगस्त 2024 को किसके द्वारा कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटल भूस्थानिक मंच कृषि निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल का अनावरण किया गया था? इसको लॉन्च किया था श्री भागीरथ चौधरी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, भागीरथ चौधरी ए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी गठन किया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 21 मेंबर यहाँ पर होंगे लोकसभा से और 10 मेंबर राज्यसभा से होंगे। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एम्स टू रिमूव द शॉर्टकमिंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग वक्फ एक्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इनॉग्रेटेड द मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द कोस्ट गार्ड इन चेन्नई इन 18 अगस्त 2024। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, राजनाथ सिंह। ए यहाँ पे सही है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 नई तटरक्षक इकाइयों का उद्घाटन यहाँ पे किया था। 2 new Coast Guard units, Regional Maritime Pollution Response Center at Chennai and Coast Guard Air Enclave at Puducherry through video conferencing. According to a new report by the Food and Agricultural Organization, India has gained इतने hectares of forest area annually from 2010 to 2020, making India third amongst the top 10 countries with most significant forest gains during this period. FAO ने कहा है कि इंडिया ने फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ दर्ज की है और शीर्ष 10 में शामिल हो गया उन देशों में जिसने इस पीरियड में 10 साल के पीरियड में फॉरेस्ट कवर गेन किया है, फॉरेस्ट एरिया को गेन किया है, थर्ड अमंग द टॉप 10। ये सही। द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज डिसमिस्ड द रिपोर्ट्स ऑफ फ्लड्स इन बांग्लादेश ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ डम्बूर डैम इन द गुमटी रिवर इन त्रिपुरा। जैसे बांग्लादेश ने कहा था कि डम्बूर डैम जो खोल दिया गया था गुमटी रिवर पर, उसकी वजह से बांग्लादेश में फ्लड आ गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया है, ठीक है, और कहा है कि अपने समय से त्रिपुरा में हर साल ये डैम खुलती है, इसमें बांग्लादेश में फ्लड आने का कोई रोल नहीं है इस डैम से छोड़े गए पानी का। इंडिया हैज रिड्यूस द बजट ऑफ मालदीव्स, म्यांमार एंड भूटान इन द बजट 2024-2025 व्हाइल इंक्रीजिंग दैट ऑफ नेपाल, मॉरिशस एंड श्रीलंका। तो ये सही है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे कथन यहाँ पे सही हैं, तीनों ही करेक्ट हैं, ए बी सी या फिर 1 2 3 तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। इसके बाद आ जाए, मतलब फॉरेस्ट एरिया में सिग्निफिकेंट वृद्धि करने के मामले में चाइना यहाँ पे टॉप पर है और ऑस्ट्रेलिया सेकंड पर है, इंडिया यहाँ पर थर्ड पर है FAO के अनुसार, ये याद रख सकते हैं। इसके बाद 22 अगस्त 2024 को किस देश के शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय ने भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति घोषणा की थी? तो मोल्डोवा ने छात्रवृत्ति घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, मोल्डोवा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गुमटी रिवर जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की कारोवे खदान से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा प्राप्त किया गया है? वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायमंड यहाँ पर डिस्कवर किया गया है 2492 कैरेट का। कारोवे माइंस जो बोत्सवाना में है। द डायमंड हैज़ बीन डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे टेक्नोलॉजी। दिस डायमंड इज द सेकंड लार्जेस्ट डायमंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ माइन आफ्टर द कुलिनन डायमंड। कुलिनन डायमंड डिस्कवर किया गया था साउथ अफ्रीका में इन द ईयर 1905। कुलिनन डायमंड 3106 कैरेट का था, 3106 कैरेट का, और इसको ब्रिटिश किंग एडवर्ड 7 को 1907 में दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायमंड ये बोत्सवाना से मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, बोत्सवाना, सी। जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाने लग रहे हैं, तो आप इसमें देखिए जियोपॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन भी अब एग्जाम में आ सकते हैं। इन अगस्त 2024 जापान हैज़ फॉर्मली एक्यूज चाइना ऑफ वायलेटिंग इट्स एयर स्पेस। जापान ने अगस्त में आरोप लगाया था चाइना पर कि वो उसका एयर स्पेस पर वायलेशन कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं उसके एयर स्पेस में। जापान ने कहा था कि चाइना का Y9 रिकॉग्निशंस सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने टेरिटोरियल एयर स्पेस जो जापान का था डांजो आइलैंड के पास, उसमें अनाधिकृत प्रवेश किया था, ये कहा गया था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
हमारा आंसर उसमें हो जाएगा ए। तो पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं आती थी एग्जाम में, प्रीलिम्स में खासकर, लेकिन आजकल पूछे जाने लग रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई 2024 को कहाँ पर स्थित यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरा परिसर में भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। हमारा आंसर उसमें हो जाएगा बी, दिल्ली में। इंडिया फर्स्ट संकन म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड एट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं टॉम्ब में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? बाघ मित्र कार्यक्रम लागू किया जा रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। पीएम मोदी जी ने मन की बात में बाघ मित्र कार्यक्रम को प्रेज भी किया था, क्योंकि ये लोग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए काम कर रहे हैं बाघ मित्र बन करके। बाघ मित्र कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा? 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय है जिसने अस्थि मज्जा बोन मैरो डोनेट किया था? तो बोन मैरो को डोनेट करने वाले पहले भारतीय सलमान खान हैं। इन्होंने 2010 में ऐसा काम किया था। सलमान खान है डोनेटेड हिज बोन मैरो टू सेव द लाइफ ऑफ ए लिटिल गर्ल इन ईयर 2010। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 27 जुलाई 2024 को भारत तथा किस देश ने संयुक्त रूप से अयोध्या के रामलला को दर्शाते हुए विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया था? तो लाओस देश के साथ संयुक्त रूप से भारत ने वर्ल्ड फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प डिपिक्टिंग रामलला ऑफ अयोध्या। तो लाओस और इंडिया ने 27 जुलाई 2024 को ऐसा किया था। एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया था जिसमें लॉर्ड रामा की पिक्चर है, बेबी राम की पिक्चर है अयोध्या के, रामलला की, और लॉर्ड बुद्धा की पिक्चर है, लॉर्ड बुद्धा ऑफ लुआंग प्रबांग। लुआंग प्रबांग जो एंशिएंट कैपिटल है लाओस में, उसमें लॉर्ड बुद्धा की जो है एक पिक्चर दिखाई गई है। 2 स्टैम्प जो है जारी किए गए हैं, एक स्टैम्प का सेट जिसमें 2 स्टैम्प है, एक में रामलला को दिखाया गया और एक में लॉर्ड बुद्धा को दिखाया गया है, लॉर्ड बुद्धा। तो ये तो हो गई लाओस की एंशिएंट कैपिटल। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लाओस की प्रेजेंट कैपिटल कौन सी है? प्रेजेंट कैपिटल ऑफ लाओस क्या है, कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सा कथन गलत है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश का पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर जमीन पर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा सोलर पार्क भी बनाया जाएगा। ये सही, ठीक है। दिस पार्क विल जनरेट अबाउट 550 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, 450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सृजित की जाएगी, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। और 25,000 यहाँ पर ट्री लगाए जाएंगे दोनों तरफ। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 3। ये वाला इनकरेक्ट है, ओनली 3। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व होगा? ये होगा पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 24 जुलाई 2024 को एशिया का पहला लो कार्बन जिंक इकोजेन लॉन्च किया था। फर्स्ट लो कार्बन जिंक इकोजेन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया था। और इंडिया में जिंक माइंस ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के जावर में, जावर। ओडिशा हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट आफ्टर केरला एंड बिहार टू इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर वर्किंग वुमेन। ये सही, ये सही। Prime Minister Narendra Modi had met President Vladimir Zelensky on 23rd August during his visit to Ukraine and presented Bhishma Cube. Bhishma Cube India Health Corporation हित एंड मैत्री इनिशिएटिव भीष्म क्यूब को प्रेजेंट किया था यूक्रेन में। पीएम मोदी जी ने सही, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी सी। भीष्म क्यूब कंसिस्ट स्मॉल 15 इंच मेडिकल पैकेट्स ऑफ मेडिसिन। 36 सच पैकेट्स कंस्टिट्यूट भीष्म क्यूब। मतलब भीष्म क्यूब में क्या होता है, 2 मदर क्यूब होते हैं, एक मदर क्यूब में 36 ऐसे स्मॉल मेडिकल पैकेट्स होते हैं। A cube is made by combining 36 such small 15-inch packets and a Bhishma cube is made by combining 2 mother cubes। 8 अगस्त 2024 को ओडिशा के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने ओडिशा के किस शहर में भारत के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया था? भारत का पहला राइस एटीएम जारी किया था भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। दिस मशीन इंस्टॉल्ड एट अ गोडाउन इन मछेश्वर इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीडीएस राइस। राशन कार्ड होल्डर्स कैन गेट अप टू 25 kg राइस फ्रॉम दिस राइस एटीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये सही। इजरायली संसद नेसेट ने 22 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी कि UNRWA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। ये बहुत ज़रूरी एग्जाम में आ सकता है। किस देश ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है?
India had assumed the chairmanship of the Asian Disaster Preparedness Center for 2024-25 at the Asian Disaster Preparedness Center meeting held in Bangkok, Thailand. तो ये सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, उपयुक्त सभी सही हैं। सी, ब्रॉन्ज मेडल विनिंग हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी शामिल हैं, जैसे राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय, ये शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि 10 लाख रुपए सभी लोगों को मिले, उन प्लेयर्स को मिलेंगे जिन लोगों ने मात्र पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, उन्हें मिलेंगे, जरूरी नहीं कि कोई मेडल जीता हो। इंडिया ने एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की चेयरमैनशिप किससे हासिल की है? चाइना से हासिल की है, चाइना से। इसके बाद कृषि तथा संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए 14 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा आसियान भारत फेलोशिप लॉन्च की गई थी? आसियान भारत फेलोशिप लॉन्च की गई थी, आसियान इंडिया फेलोशिप, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो इस समय कृषि मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य बन गया? सैनिटरी पैड खरीदने के लिए डायरेक्टली छात्राओं के खातों में राशि भेजेगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो के उहरू शिखर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। द दिव्यांगजन एक्सपीडिशन टीम ऑफ हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होस्टेड इंडियन फ्लैग एट उहरू पीक इन किलिमंजारो, द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सही। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैड लॉन्च द तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सही। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैड रिलीज द कमेमोरेटिव 100 रुपीज कॉइन ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ सेंचुरी ऑफ 5-time फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कलाइनर एम करुणानिधि इन चेन्नई, ये करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक हैड इशूड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड टू रेज फंड्स फॉर रिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेजन, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट काफ़ी ज़रूरी हैं और कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं इनकरेक्ट है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम डिसेबल्ड माउंटेनियर मिस्टर उदय कुमार फ्रॉम सारण बिहार सक्सेसफुली क्लाइम्ड द उरू पीक ऑफ किलिमंजारो, द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विद द हेल्प ऑफ क्रचेस। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी पर 9.90 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा केबल ब्रिज होगा? तो गंगा नदी पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 6-lane bridge will be built on Ganga at Fafa Mau, will have 2 towers whose design will be inspired by the Eiffel Tower. निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। सक्सेसफुली नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का स्टेटस लेवल 5 सर्टिफिकेशन इन्हें मिला है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की तरफ से, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का उच्चतम स्तर 5 प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बना है? यह है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू रिसीव हाईएस्ट लेवल 5 सर्टिफिकेशन फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, नेट जीरो वाला अलग है और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा उच्चतम 5 स्तरीय प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा, लेवल 5 सर्टिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खान मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2024 तक में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राष्ट्र बन गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से 5 अगस्त को नई दिल्ली में महिलाओं के लिए साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया था, ये सही। तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम एट ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सही। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत का पहला संविधान संग्रहालय अपने परिसर में स्थापित करेगा, सही। हमारा आंसर सही इसमें हो जाएगा सी, सी यहाँ पे सही है। इंडिया इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर एंड 4th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज पर लेटेस्ट डेटा। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 3rd लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर, चूना का उत्पादक 3rd लार्जेस्ट और 4th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर भारत बन गया है। चीन ने किस देश के नए राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है? इन विच कंट्री हैज चाइना बिल्ट अ न्यू प्रेसिडेंशियल पैलेस? वनवातु प्राइम मिनिस्टर चार्लेट सलवाई ने ये न्यू बिल्डिंग इनॉग्रेट की थी, जिसको चाइना ने बनवाया है। तो वनवातु में प्रेसिडेंशियल पैलेस को बनवाया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
कोलकाता हॉरर के बाद यूनियन मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, ऑफिस मेमोरेंडम ऑन नेशनल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डेवलप रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूविंग द सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। ये सही है। The Union Cabinet Secretary will be the chairperson of this task force. This task force will consist of 14 people, including experts and members. The National Task Force was formed on the orders of Supreme Court after the tragic incident of rape case happened in Kolkata. तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे सही हैं, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। Which gold mine of Japan was given the status of UNESCO Cultural Heritage Site by the World Heritage Committee? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 27 जुलाई 2024 को जापान की किस सोने की खान को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत स्थल का दर्जा दिया है? सादो गोल्ड माइन को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सादो गोल्ड माइन ये नाइगाटा आइलैंड में स्थित है, जापान में, नॉर्दर्न जापान में, और इसको 400 साल तक ऑपरेट किया गया था, फिर 1989 में इसको बंद कर दिया गया था। सादो गोल्ड माइन यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा इसको यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। जुलाई 2024 में टाइफून गेइमी ने 3 देशों में भारी तबाही मचाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? फिलीपींस, ताइवान, चाइना को इसने प्रभावित किया था टाइफून गाइमी ने, नेपाल को इसमें नहीं प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा मंत्रिमंडल ने 5 अगस्त 2024 को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 और फसलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इस तरीके से सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बना है भारत का। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 न्यू पीकॉक सेंचुरीज। 2 नए पीकॉक सेंचुरी बनेंगे, कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी में और केरला के चुलन्नुआर में। ये घोषणा की गई थी। मोर अभ्यारण्य बनेंगे। सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अगस्त 2024 में हिंद महासागर में पानी के नीचे कितनी संरचनाओं का नाम रखा गया था? द अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स इन द इंडियन ओशन हैव बीन नेम्ड एज अशोक, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु। अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु। proposed by India were approved by the International Hydrographic Organization (IHO) and the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. All three these named structures were discovered by oceanographers of National Center for Polar and Ocean Research located in Goa. तो इंडियन ओशन के नीचे तो 3 स्ट्रक्चर्स मिले हैं, इनको रिनेम किया गया है अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम से। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तुर्की के गोबेकली टेपे में पुरातत्वविदों ने एक स्तंभ की खोज की है जो विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर माना जा रहा है, 13,000 वर्ष पुराना है। दक्षिण भारत की पहली आदिवासी लाइब्रेरी कांडू का उद्घाटन किया गया था, चामराजनगर जिले के BR हिल्स में किया गया था। ये पहला दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र होगा। गोबेकली टेपे को ऑफन कहा जाता है वर्ल्ड्स फर्स्ट टेम्पल, हैज अ सीरीज ऑफ लार्ज स्टोन पिलर्स अडॉर्न्ड विद ऑर्नेड कार्विंग्स, और इन कार्विंग्स को स्टडी किया जाए तो ये कह सकते हैं कि एक सोलर कैलेंडर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये भी करेक्ट है, एक्चुअली ये भी करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पे डी, नाइदर 1 नाइदर 2, नाइदर 1 और 2, ना तो एक गलत है ना ही 2, दोनों कथन यहाँ पे सही है। साउथ इंडिया फर्स्ट ट्राइबल लाइब्रेरी का नाम क्या रखा गया है? काणू। ये कहाँ पे है? चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल द फर्स्ट इंटीग्रेटेड अर्बन रोड और ग्रीन रोड ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी बिल्ट अंडर चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम? तो CM ग्रिड स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड अर्बन रोड या फिर उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन रोड जो है ये कहाँ पे बनेगी? ये बनेगी मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, मेरठ। उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन रोड प्रोजेक्ट विल बी मोर देन 2.15 किलोमीटर लॉन्ग, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जून 2026। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, मेरठ में उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन रोड बनेगी। 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा कर दी थी? अभी तक केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में, लेह, कारगिल। इसमें कहा गया है 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे लद्दाख में, जस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे लद्दाख में, यूनियन टेरेटरी में। सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगले ही दिन अप्रूव कर दिया था महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कहा है कि जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यहाँ पर लागू मान ली जाएगी। एक दिन बाद ही इन्होंने 25 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम महाराष्ट्र में लागू कर दी है। 23 अगस्त 2024 को भारत के किस राज्य के 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के एशियन बन के रिकॉर्ड बनाया है? एशिया के सबसे कम उम्र के माउंटेनियर बनकर के रिकॉर्ड बनाया है तेगबीर सिंह ने।
हैज़ बिकम यंगेस्ट एशियन टू कनकर अफ्रीकाज हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। इसी के साथ माउंट किलिमंजारो को ओंगजेन जिकवोकिक, जो 5 साल का बच्चा था सर्बिया का, इसने रिकॉर्ड बनाया था 6 अगस्त 2023 में। इसका रिकॉर्ड इसने इक्वल कर लिया है। ठीक है, ये भी 5 साल के बच्चा था, ये ओंगजेन, उसका रिकॉर्ड इन्होंने इक्वल कर लिया। ये है कहाँ से? पंजाब से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, पंजाब। इसके बाद अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के लिए घोषणा कर दी थी? 8 रेलवे स्टेशन के नाम यहाँ बदले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, यूपी के जो लोग हैं वो देखिएगा कौन कौन से स्टेशन के नाम बदले गए हैं। खासकर किसी अगर शहीद के नाम पर रखा गया, जैसे अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम पर वारिसगंज स्टेशन का नाम बदल करके रखा जाएगा। यूनेस्को वैश्विक धरोहर समिति ने 27 जुलाई 2024 को साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। ये सही। इंटरनेशनल माउंटेनियर नीतीश सिंह, रेजिडेंट ऑफ गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश, हैज क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड बाय होस्टिंग ट्राइकलर ऑन किनाबालू, द हाईएस्ट पीक ऑफ मलेशिया। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। पर्वतारोही नीतीश सिंह 19 घंटे में मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी किनाबालू पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके बाद नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन, दूसरा कारण माने। द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ एम पॉक्स और मंकी पॉक्स इज रैश वाइल अदर्स में हैव फीवर, मसल एक्स एंड सोर थ्रोट फर्स्ट। ठीक है, मतलब एम पॉक्स जिसको होता है उसमें रैशेस देखने को मिलते हैं, फीवर, मसल एक्स ये देखने को मिल सकता है। सही है। अगस्त 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स या एम पॉक्स को सेकेंड टाइम लगातार 2 सालों में दूसरी बार एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। ये सही। जो एयर और दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी। ई सांख्यिकी पोर्टल, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किया था। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल पर्यावरण मंत्रालय ने। उपस्थिति पोर्टल झारखंड के मुख्यमंत्री ने। मेडिकल स्टाफ की अटेंडेंस लगाने के लिए अमृत ज्ञान कोष पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मिशन कर्मयोगी के तहत लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में जियो पारसी स्कीम केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किया था। भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों का प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किया था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के कल्याण के लिए राष्ट्रीय मेडिकल रजिस्टर पोर्टल जारी किया गया था। भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। सारे पोर्टल एक बार देख सकते हैं, कौन सा पोर्टल कहाँ का है, बस एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए, साइन ऑफ करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप 2 मिनट के भीतर बिना इंटरनेट का प्रयोग किए निकाल लेते हैं तो इसका मतलब आपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा है। ठीक, क्या इसका उत्तर होगा? ईमानदारी से बताइए, क्या 2 मिनट में इसका आंसर आप निकाल पाए?